नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अक्षय। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और इंसाफ की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या फिर कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में खुद को असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ पर मौजूद रहते हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी निःशुल्क सहायता के लिए। आज हम जिस विषय के साथ सामने आए हैं वो है 2013 के संशोधन के बाद आपराधिक कानून में क्या हुए बदलाव। और इसके साथ ही अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या आपके जहन में है तो भी आप हमारे इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं और उसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। 2013 में बदले आपराधिक कानून के क्या है प्रावधान, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट संशोधन एक्ट, इससे संबंधित क्या कानूनी अधिकार हैं, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन आपके जहन में चल रही है, कोई उपाय, कोई रास्ता अगर आपको नहीं सूझ रहा है तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं और इसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और आज बेहद खास मेहमान हमारे साथ पूर्व जिला जज दीनानाथ श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आज जिस विषय के साथ हम आए हैं वो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि अमेंडमेंट एक्ट भी आ गया, इतना वक्त भी गुजर गया, कितना बदलाव महसूस कर सकते हैं? निर्भया कांड के बाद 2013 में आपराधिक क्रिमिनल अमेंडमेंट या संशोधन अधिनियम लाया गया जी। इसमें खास तौर से महिलाओं के सुरक्षा, वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट, रेप के अपराध के परिभाषा, उसके मुकदमों का कैसे परीक्षण किया जाए जी, उसमें कैसे साक्ष्यों का बयान अंकित किया जाए, कैसे महिला के सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, सम्मान का ध्यान रखा जाए जी, उसके संबंध में जो साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं उन साक्ष्यों की इम्पोर्टेंस क्या हो, उन साक्ष्यों को किस प्रकार से न्यायालय उसका विश्लेषण करे, इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह संशोधन लाया गया। उदाहरण स्वरूप जैसे सर्वप्रथम ये व्यवस्था बनाई गई कि किसी भी पीड़िता का नाम नहीं लिखा जाएगा और उसकी गवाही बंद न्यायालय में चैम्बर में होगी, जिससे कि वो पब्लिक ना हो सके। दूसरा, उसके लिए मुख्य रूप से ये किया गया कि जो भी वो लड़की जो है बयान देगी तो जो एक्यूज रहता है उसके सामने न पड़े या उसका सामना ना हो। इसके लिए न्यायालय को अधिकार दिया गया कि आप ये सुनिश्चित कीजिए कि मुलजिम को जिरह का भी अधिकार हो और साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि जो पीड़िता है वो अपने को डरी सहमी महसूस न करे और उसका बयान अंकित कराया जा सके। फिर संशोधन किया गया कि 2 महीने के अंदर इस प्रकार के मुकदमे तय कर दिए जाएं। जी। उसके बाद संशोधन किया गया कि महिला के आचरण के संबंध में, महिला के चारित्रिक हनन के संबंध में कोई आरोप अगर लगाया जाता है और ये तर्क दिया जाता है कि यह सहमति उसकी थी, तो अगर सहमति का प्रश्न है तो ये लड़की का बयान अपने आप में ये पूर्ण रूप से प्रिज्यूम किया जाएगा, इसकी अवधारणा की जाएगी कि यदि उसने न्यायालय के समक्ष यह बयान अंकित किया है कि उसके साथ बलात्कार हुआ तो उसका भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114A के अंतर्गत उसकी अवधारणा की जाएगी, यानी न्यायालय प्रिज्यूम करेगी कि उसके आचरण या न आचरण, उसने जो बयान दिया वो अपने आप में सत्य है। इसलिए ये संशोधन अत्यंत महत्वपूर्ण संशोधन है और इसी संशोधन के कारण महिलाओं में एक सुरक्षा की भावना हुई, क्योंकि इस समय महिलाओं का एक्सपोजर चाहे वो वर्क प्लेस पर हो, हॉस्पिटल में हो, कार्यस्थल पर हो, हर जगह महिलाओं के प्रति यह
डर बना रहता था समाज में कि वो सुरक्षित है या नहीं है। बिल्कुल इसलिए सर, ये आपने हमने- जिस तरह से कहा कि जिस तरह से इस एक्ट में संशोधन किया गया उसके बाद से कहीं ना कहीं ये ज़रूर लगा कि इससे जो महिलाओं का सम्मान है, सम्मान भी बरकरार रहेगा और कम से कम इस तरह के मामले के जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ तेज़ी के साथ इस मामले की सुनवाई करके उसको निष्कर्ष तक पहुंचाने का भी प्रयास होगा। आपने जिक्र किया चारित्रिक हनन का भी कि चारित्रिक हनन की भी कहीं ना कहीं कोशिश की जाती है, तो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भी अब कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए ताकि उस नारी शक्ति का सम्मान भी बचा रहे। और आपने कहा कि जैसे डराने धमकाने की कोशिशें की जाती हैं और कुछ फिल्मों के माध्यम से भी इस तरह की स्थितियां दर्शाने की कोशिश होती रही जी कि कैसे दबाव बनाया जाता है, कैसे चरित्र का हनन किया जाता है। जी, अक्सर आपने पिक्चर में हम लोग देखते हैं कि जब कोई लड़की बयान देने आती है तो उसको जो है मुलजिम या उसके साथ के लोग खड़े हुए इस प्रकार से उसको घूरते हैं जैसे वो अपना बयान बदल दे। तो इसी चीज को ध्यान में रखकर संशोधन भी ये किया गया कि अगर किसी न्यायालय के अधिकार दिया गया कि अप्रोप्रिएट निर्णय कोर्ट करेगी कि एक्यूज के सामने बयान भी हो लेकिन उसका सामना भी ना हो और ये भी सुनिश्चित किया जा सके कि भाई एक्यूज को जिरह करने का भी अधिकार है। जी जी, लड़की से अगर वो बतौर साक्षी पेश होती है तो इसमें अब ये है कि कोर्ट चाहे तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर सकती है कि भाई आप वहां से सवाल पूछिए, यदि आपका अधिवक्ता जिरह करना चाहता है तो वो न्यायालय में मौजूद है, पूछ सकता है जी। उससे ये रहेगा कि मौके पर वो कुछ भी नहीं रहेगा। अगर वो जेल में है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वो अपने वकील को निर्देश भी दे सकता है और वहां से अगर कोई वो पूछना चाहे तो वो पूछ भी सकता है जी। क्योंकि और कोई व्यवस्था नहीं दी गई। न्यायालय को दोनों के अधिकारों को बैलेंस करने का पावर दिया गया है। और किसी के अधिकारों का हनन भी ना हो इस बात को लेकर भी कोर्ट चिंतित भी इस बात को लेकर रहता है कि अधिकारों का हनन भी नहीं होना चाहिए और इंसाफ होना चाहिए। आपने जैसा कहा कि 2013 एक्ट में संशोधन के बाद काफ़ी परिस्थितियों में सुधार हुआ है। 2013 के बाद अगर आकलन करें या 2013 के पहले की अगर बात करें तो कितना बदलाव आप महसूस करते हैं? 2013 के संशोधन के बाद ट्रायल के संबंध में तो आसानी हुई है लेकिन अभी भी कभी कहीं कहीं जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैं उनके त्रुटिपूर्ण कृत्य से कभी कभी मुलजिम को जमानत हो जाती है और मिल जाती है, खासतौर से रेप के मामले में। जैसे आज अभी टीवी पर आ रहा है कि गायत्री प्रजापति को जो जमानत मिली जी, वो पास्को अदालत ने दिया और उसमें एक आधार जो पेपर में आया था वो ये आधार लिया गया था कि पीड़िता का एक बयान था जो आधार बनाया गया, जबकि उसी पीड़िता के मां ने चित्रकूट में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय के लिखाई थी कि उसके लड़की का अपहरण कर लिया गया है। जी जी। और उसके लड़की ने भी बताया कि उससे कुछ कागजों पर हस्ताक्षर कराए गए थे, वो बयान के रूप में परिवर्तित किए गए, वह उनको ला करके कोर्ट में पेश किया गया, उनको आधार बना करके अगर बयान दिया गया तो अभी मुकदमे चलने के समय जब लड़की का बयान होगा वो अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। हो सकता है कि माननीय उच्च न्यायालय ने इस परिस्थितियों पर का संज्ञान लेते हुए और ये स्थगन आदेश पारित किया हो तो विवेचना अधिकारी की रेप के और पीड़ित ऐसे मामले में विवेचना की अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है और ऐसी विवेचना बहुत ही पारदर्शी तरीके से की जानी चाहिए जिससे आगे चल करके किसी प्रकार का मुलजिम को इसका लाभ प्राप्त न हो सके। बिल्कुल, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। प्रतापगढ़ से पहले कॉलर हमारे साथ रजनीश जी जुड़ गए हैं। रजनीश जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। रजनीश जी, आवाज मिल पा रही है? जी सर। सवाल कीजिए। सर मेरा ये सवाल है, दरअसल मैंने एक प्रॉपर्टी डीलर से जमीन लिया था जी, और वो जो है 2010 में लिया था। तो इंस्टॉलमेंट में जो है पैसा पूरा जमा करना था, 3 इंस्टॉलमेंट मैंने जमा किया, 7 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड किया गया। 3 इंस्टॉलमेंट बाद बताया गया मुझे कि प्रॉपर्टी में जमीन में कुछ दिक्कत आ रही है जी, जिसके कारण अभी जो है अगली इंस्टॉलमेंट नहीं जमा करनी है। अगली इंस्टॉलमेंट कब जमा करना वो हम बताएंगे आपको। और जब ये जमीन का सौदा हुआ उसमें बताया गया जब फाइनल जो अपना इंस्टॉलमेंट जमा होगी उसी समय रजिस्ट्री हो जाएगी। सर
3 इंस्टॉलमेंट जमा करने के बाद 2 साल बीता, 3 साल बीता, बीते के 4 साल बाद जो है 2014 में बताया गया कि जो जमीन पहले थी उसमें कुछ दिक्कत आ गई है, कुछ किसानों की वजह से जो है किसान नहीं उसका जो है रजिस्ट्री कर रहे हैं, इस वजह से जो है नए जगह पे जमीन एक्वायर की जा रही है। वहां पर अगर आप लेना चाहें तो पूरा पैसा जमा कर दें और आपको जो है 3 महीने आप के अंदर चाहते क्या रजिस्ट्री हैं हो जाएगी। रजनी जी? सर मैं ये चाहता हूँ, दरअसल रजिस्ट्री हुई नहीं अभी तक मेरी, और पैसा मैंने पूरा जमा कर दिया है। आज 2014 मैंने जमा कर दिया और अभी 2017 चल रहा है सर, लेकिन अभी तक कोई रजिस्ट्री नहीं मेरी हो पाई है। तो वही मैं चाह रहा था कि क्या उसके यानी कि लीगल स्टेप क्या है जिससे कि जो है मैं उससे पैसा वापस ले सकूँ। दरअसल आप वहाँ पर भी नहीं हो, जमीन दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पैसा रिफंड के लिए बोल दिया उन्होंने, ठीक है, रिफंड नहीं किया है सर। दीनानाथ जी क्या उपाय देखिए, इनके इसमें पास आपने कानूनी रास्ता है? प्रारंभ से ही आपसे मिस्टेक ये हुई है कि आपने यह पता लगाने की कोशिश नहीं की कि ये जो जमीन ये बिल्डर दे रहा है यह जमीन पाक साफ है या नहीं। इसके लिए ऐसे तमाम केसेस आ रहे हैं कि जो बिल्डर ऐसे जमीन जो कि बिक नहीं सकती है उसको लोगों को बताकर इंस्टॉलमेंट में पैसा लेकर वो रजिस्ट्री का झांसा देकर पैसा ले लेते हैं। 1 इंस्टॉलमेंट, 2 इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट, मौके पर उस जमीन की नवैयत या उसकी प्रकृति विवादित रहती है। इसीलिए तमाम जिलों में जिलाधिकारी ने अपने कार्यालय में एक सेंटर खोल रखा है कि अगर आपको कोई ज़मीन खरीदनी है तो आप यहाँ आकर पता लगा लीजिए कि वह ज़मीन सब रजिस्ट्री ऑफिस में पाक साफ है कि नहीं, वह ज़मीन बिकने लायक है कि नहीं, वह ज़मीन खरीदने लायक है कि नहीं। इसलिए आप इस सुविधा का लाभ उठावें और जब तक आप ये सुनिश्चित ना हो जाएं कि यह ज़मीन पूर्ण रूप से साफ सुथरी है और किसी विवाद में नहीं है और यह कानून के अंदर बेची जा सकती है, तब तक आप ऐसे जमीन की किस संबंध में कोई पैसा किसी को न दें। अब चूंकि आप दे चुके हैं तो आप उसके खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा तो जाकर के दर्ज करा सकते हैं कि आपको गलत तथ्यों को बता करके उसने आपसे पैसा ले लिया और आज जमीन की रजिस्ट्री नहीं कर रहा है, क्योंकि वो इस समय रजिस्ट्री करने की विधिक स्थिति में भी नहीं होगा। जी चलिए, उम्मीद करते हैं रजनी जी जो उपाय आपको बताया है दीनानाथ श्रीवास्तव जी ने, अगर आप वो रास्ता अख्तियार करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कानूनी सहायता ज़रूर मिलेगी। हम अपने दर्शकों से भी बार बार अपील कर रहे हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या आपके जहन में चल रही है तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए और बेहद खास मेहमान पूर्व जिला जज दीनानाथ श्रीवास्तव जी आपके सवालों का वाजिब जवाब भी देंगे कि क्या वो कानूनन रास्ता हो सकता है जिसको अगर आप अख्तियार करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको बड़ी राहत ज़रूर मिल सकती है। आज जिस विषय के साथ हम आए हैं वो 2013 में बदले आपराधिक कानून के प्रावधानों से जुड़ा हुआ है। कितना बदलाव आया है, खासतौर पर निर्भया गैंगरेप के बाद जब संशोधन हुआ तब इस बात को लेकर उम्मीद भी जागी थी कि आखिर अब इंसाफ में पारदर्शिता भी आएगी और जो बदलाव हुआ है इस बदलाव की वजह से काफ़ी परिस्थितियां बदलती हुई भी नजर आएंगी। सर, इस एक्ट में संशोधन के बाद फ़ायदे कितने, अगर फ़ायदों की बात की जाए तो कितने फ़ायदे आपको नज़र आते हैं या फिर अभी भी कुछ कमियां आपको ऐसी नज़र आती हैं जिनको दूर किया जाना बेहद ज़रूरी है और जब तक उन्हें दूर नहीं किया जाता तब तक इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा? अभी कानून तो प्रभावी बनाया गया है, लेकिन क्रियान्वयन के स्तर पर एक तो सबसे पहले इसका अदालतों में जो रेप के मुकदमे हैं इसके लिए महिला जज या अन्य कोई भी जो भी जज वो 2 महीने के अंदर ये सुनिश्चित करे कि आरोप पत्र प्राप्त होने के बाद जब साक्ष्य शुरू हो तो वह साक्ष्य लगातार चले और उसमें जो है उस 2 महीने के अंदर इसका निस्तारण कर दिया जाए। क्योंकि ऐसे मुकदमों में जहां अपराधी खास तौर से रसूख वाला होता है, बड़ा होता है, वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके वो कार्रवाई को किसी न किसी स्तर पर कोई न कोई प्रार्थना पत्र देकर लटकाने की कोशिश करता है। और अगर पीड़िता निर्बल वर्ग की है तो उसको कानूनी अड़चनों और पेचीदियों में फंसकर वो परेशान हो करके और अंत में वो हार जाती है। इसलिए न्याय प्रक्रिया में विश्वास जगाने के लिए आवश्यक है कि जो 2 महीने के अंदर मुकदमे को पूर्ण करने का है वह पूर्ण करके और मुकदमा निस्तारित किया जाए तो इससे त्वरित न्याय भी मिलेगा और कानून का प्रभावी क्रियान्वयन भी हो सकेगा। और सर, आपने जो अभी एक रसूख की बात कही है कि रसूख का इस्तेमाल कहीं ना कहीं करने का प्रयास किया जाता है और इसीलिए ज़रूरत है कि इस तरह के मामलों को जल्द से जल्द निपटाया भी जाए, अंजाम तक पहुंचाया जाए।
इफेक्ट को कम करने की कोशिश जो आप कह रहे हैं कि करने की कोशिश की जाती है, मिसाल के तौर पर गायत्री प्रजापति जैसे लोगों को ले सकते हैं हम लोग? हाँ, मिसाल के तौर पर बिल्कुल ले सकते हैं। ये बिल्कुल ज्वलंत जो है उदाहरण इस समय सामने है। और इसमें जो प्रक्रियात्मक और त्रुटि हुई है, जांच के स्तर पर जो त्रुटि हुई है, जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण के स्तर पर जो अगर कोई अनियमितता पाई गई है, या राजकुशन ने अपने केस को ठीक से रखा नहीं रखा, इन सब बातों को देखते हुए आवश्यक है देखना कि जो निचली अदालतों में जो जिस प्रकार के इस प्रकार के मुकदमों के जमानत प्रार्थना पत्रों के निस्तारण के जो तरीके हैं, उसमें किस प्रकार से एक्सपेडिशियस डिस्पोजल हो, इसका बहुत आवश्यकता है। और खास तौर से अपराध रेप के मुकदमे में, जहां पर अक्सर ये आता है कि ऐसे प्रार्थना पत्रों के निस्तारण में जरा भी विलंब होता है, जांच में जरा भी त्रुटि होती है, तो उसका लाभ तुरंत दूसरे को पक्ष को प्राप्त हो जाता है। ठीक है। संतोष, अगले दर्शक हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़ गए हैं। संतोष जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। सर, मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। सर, मेरा एक वो था, परजूरी के मामले में मैंने एक पत्र आपको भेजा था सर बहुत पहले। जी जी। तो उसमें सर ये है कि ये हाईकोर्ट से मतलब झूठा शपथ पत्र दिलवा कर गलत तरीके से मतलब झूठा आश्वासन देकर एक आदिवासी युवक को लोगों ने हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ से एक झूठा आदेश पारित करो। उसमें उस आदेश को सर हमारे जो नियमित नियुक्ति थी उसको रोकने के लिए इन्होंने फर्जी किया था सर। उस संबंध में जब हमको जब मालूम चला तो हम लोगों ने थाने में और हाई लेवल पे पुलिस के कप्तान वगैरह सबको मैं कंप्लेंट किया हम लोगों ने। उसमें पुलिस जांच रिपोर्ट भी सही तरीके से नहीं बनी। और उस चीज को लेकर सर मैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट और राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय को पत्र लिखा है, बहुत सारा रजिस्ट्री किया, उसका रसीद है मेरे पास जी। तो मैं सर इसको एमजेसी ओपन करने के लिए इन पर्सन खड़ा हो सकता हूँ क्या हाई कोर्ट में, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में? सर दीना जी, क्या रास्ता बताएंगे? इनका प्रश्न स्पष्ट नहीं हो सका कि फोर्जरी से जुड़ा ये इनका मामला है और इनका कहना है कि झूठा शपथ पत्र अदालत के माध्यम से दिया गया, जिसकी शिकायत इन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से भी की है, लेकिन अब तक कोई निष्कर्ष निकला नहीं। पहले तो आप झूठा शपथ पत्र के आधार पर जो प्रथम सूचना रिपोर्ट आपकी अंकित हुई या नहीं हुई वो आप सुनिश्चित कीजिए। अंकित नहीं हुई तो न्यायालय में प्रार्थना पत्र दे करके आप अपना एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। उसके बाद उसमें विवेचना होगी, विवेचना के बाद आरोप पत्र लग सकता है, या अगर कोई अपराध नहीं बनता तो अंतिम रिपोर्ट लग सकती है। तो पहले तो आप ये स्पष्ट कीजिए कि आपकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई है या नहीं हुई है। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं जो रास्ता आपको बताया है दीनानाथ श्रीवास्तव जी ने, अगर उस रास्ते पर आप अमल करते हैं तो निश्चित तौर पर, और जो कमियों को दूर करने की बात कही है कि अगर जो भी त्रुटियां हुई हैं अभी तक इसमें, तो उनको दूर करने के बाद ही इस पूरे मामले में आगे बढ़ा जा सकता है। सरदार सिंह, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप अमरोहा से हैं। सरदार सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। हाँ जी सर, मेरी एक पिता की संपत्ति है जी। पिता का देहांत हो गया 1982 में जी। उनकी 6 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। मैंने पार्टीशन का मुकदमा डाला है सिविल में अदालत में जी। तो उसमें ऐसा है कि अब मैंने सब दूसरी जो बेटी है उनकी वो आ नहीं रही अदालत में संबंध तामील होने के बाद भी। जी जी। अब उच्चतम न्यायालय का जो रूलिंग आई है, जिनके पिता की डेथ 2005 से पहले हुई है उनमें बेटियों का हिस्सा नहीं है। तो क्या आप उस मुकदमे में उनकी बेटियों का नाम हटा सकता है? क्या उपाय सर बताएंगे इन्हें, क्या रास्ता इनके पास कानूनन बसता है? नहीं, जब वो जीवित थे तो उनके बेटियों का तो अधिकार उसमें था ही। अगर उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, स्व अर्जित संपत्ति अगर उनमें उनकी है तो उसमें उनकी बेटियों का अधिकार है। अगर वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, पैतृक है, तब तो नहीं। लेकिन जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, यदि उसकी स्व अर्जित प्रॉपर्टी है तो उसमें बेटे बेटियों दोनों का अधिकार है, मिलेगा वो अधिकार उनको। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं सरदार सिंह जी आपको अपने सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा। और सर, जो हम त्रुटियों की अभी लगातार जिक्र कर रहे थे कि ये तमाम त्रुटियां हैं, इनको दूर करने के लिए क्या कारगर उपाय किए जा सकते हैं? नहीं, आपराधिक संशोधन के संबंध जी, आपराधिक संशोधन जो 2013 के आया है, इसमें ये कानून अपने आप में स्पष्ट है। बस उस कानून को व्यवहारिक रूप में लागू करने की आवश्यकता है। और न्यायालय जो है जितना
न्यायालय के स्तर पर हो सकता है उतनी कोशिश न्यायालय भी करती है, लेकिन चूंकि मुकदमों की पेंडेंसी इस समय बहुत ज्यादा है, न्यायालयों की संख्या कम है, तो ऐसे में कभी कभी न्याय देने में विलंब हो जाता है। लेकिन ये मुकदमे जो गंभीर अपराध के हैं, इनको निस्तारित करने में जो समय सीमा निर्धारित की गई है, उस समय सीमा के अंदर पुलिस की भी ये जिम्मेदारी सौंपी जाए कि वो साक्षी गवाहों को ले आकर प्रस्तुत करें, और न्यायालय की भी ये जिम्मेदारी डाली जाए, कानून ने डाली भी है कि यदि गवाह आता है तो ऐसे मुकदमों में उसको लौटना ना पड़े और उसका साक्ष्य अंकित करके और उनका मुकदमा 2 महीने नहीं 3 महीने में निस्तारित कर देना चाहिए, तभी जाकर के न्याय व्यवस्था में लोगों का विश्वास जगेगा। सर, आपने जो एक बात कही कि जांच एजेंसियों के ऊपर निर्भर करता है कि किस तरह से वो जांच करते हैं, कितनी पारदर्शी जांच होती है। अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने को लेकर भी कोर्ट की तरफ से कुछ कदम इस पर उठाए जा सकते हैं। हाँ, अधिकारियों के स्तर पर पुलिस अधिकारियों के लिए तो फेलियर इन डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी पर उनको वरिष्ठ अधिकारी अगर त्रुटिपूर्ण जांच करने की दोषी पाते हैं तो उनको दंड का भी प्राविधान है, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी होती है, और अगर वो उसके अंदर उनको जो है सेंसर एंट्री मिल सकती है, उनको पनिशमेंट भी प्रदान किया जाता है। इसलिए जो है पुलिस में तो ये प्राविधान है, और उनके अन्य जांच में भी है कि जांच अधिकारी की जो जिम्मेदारी है विधि के अंतर्गत जो उनको जिम्मेदारी दी गई है, अगर उसमें कोई चूक होती है तो उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दीनानाथ श्रीवास्तव जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और जो कॉलर्स हमारे साथ जुड़े थे उनके सवालों का वाजिब जवाब उनको देने के लिए। तो सवाल इसी बात को लेकर उठता है कि कानून तो मौजूद होता है इंसाफ के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जागरूकता का अभाव होता है, और जागरूकता के इसी अभाव के चलते एक बड़ा तबका होता है वो इंसाफ की दहलीज से दूर रह जाता है। और इसी अंतर को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद रहते हैं हर दिन एक नए विषय के साथ। फिलहाल आज हमारी खास पेशकश में इतना ही, लेकिन APN न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।